ये कहानी है एक ऐसे जन्मजात देशभक्त की जिसने अपने जीवन का हर पल, हर क्षण देश की सेवा के लिए तिल तिल करके अर्पित कर दिया। ये कहानी है भारत माता के एक ऐसे सच्चे सपूत की जिसने देश में एक ऐसे संगठन की स्थापना की जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बन गया। ये कहानी है उस केशव की जिसे उनके अनुयायी परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के रूप में याद करते हैं और उनके बताए हुए पदचिन्हों पर पूरे जीवन भर चलने की कोशिश करते हैं। चैत्र शुक्ल का पहला दिन यानी वर्ष प्रतिपदा, यानी वह दिन जिस दिन हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष मनाया जाता है। इस दिन का भारत के इतिहास में बहुत विशेष महत्व है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन महान सम्राट विक्रमादित्य ने अपने राज्य की स्थापना की थी। 1 अप्रैल 1889 को भी वर्ष प्रतिपदा थी और उसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्म नागपुर में एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम रेवतीबाई और पिता का नाम बलिराम पंत था। डॉक्टर हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझने के लिए उनके बचपन की कुछ घटनाओं की चर्चा यहां करूंगा। पहली घटना है 22 जून 1897 की। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का 60वां जन्मदिन पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। मिठाइयां बांटी जा रही थी। एक मिठाई का दोना बालक केशव को भी मिला। जैसे ही केशव को यह पता लगा कि यह मिठाई रानी विक्टोरिया के जन्मदिन की खुशी में है, उन्होंने तत्काल वो दोना मिठाई सहित एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया और अपने साथियों से बोले, मैं उन्हें अपने देश की रानी नहीं मानता। ऐसी ही एक और घटना 1901 यानी 1901 में घटी। इंग्लैंड के 7वें एडवर्ड किंग ने अपनी राजगद्दी संभाली। उसी खुशी में नागपुर के एम्प्रेस मिल में आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस आतिशबाजी को देखने के लिए केशव के साथियों ने उनसे चलने के लिए कहा तो केशव ने जवाब दिया, उनके राजा बनने पर हमें क्यों खुश होना चाहिए। पहली घटना जो विक्टोरिया वाली थी वो उस समय केशव की उम्र केवल 8 वर्ष थी और इस दूसरी घटना के समय केशव की उम्र केवल 12 वर्ष थी। समझना चाहिए क्यों मैं उन्हें जन्मजात देशभक्त कह रहा हूं। एक और घटना आपको सुनाता हूं। नागपुर के सीताबर्डी किले पर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक फहराया करता था, जिसे देखकर केशव का मन बहुत दुखी और परेशान रहता था। वे सोचा करते थे वहां पर तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज फहराया जाना चाहिए। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने साथियों के साथ किले के अंदर जाने के लिए एक सुरंग खोदने की योजना बना डाली। अपने वजहे गुरुजी के घर के एक कमरे में खुदाई का काम शुरू भी कर दिया। फावड़ों और कुदालों की आवाज जब वजहे गुरुजी को सुनाई दी तो वे कमरे में आ गए। उन्हें योजना का पता लगा और बहुत समझा बुझाकर उन्होंने केशव और उनके साथियों को रोका। अब केशव युवा अवस्था की दहलीज पर पैर रख रहे थे। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित थे। लोकमान्य तिलक जी द्वारा स्थापित समाचार पत्र केसरी की सहायता के लिए 1904 और 5 में धन इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा आयोजन पूरे देश में हुआ, जिसमें केशव ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस समय युवा होते हुए केशव की उम्र 15 वर्ष थी, केवल 15 वर्ष।
उन्हीं दिनों युवा होते केशव ने देश बंधु समाज की स्थापना की, जिसके बारे में प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक बाल शास्त्री हरदास ने अपनी पुस्तक आर्म्ड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के पेज नंबर 372 पर लिखा है। डॉक्टर हेडगेवार ने 16 वर्ष की आयु में युवाओं में क्रांतिकारी गुणों के विकास के लिए 1905 में एक चर्चा मंडल देश बंधु समाज की स्थापना की। इसी पुस्तक के पेज 374 पर लिखा है कि डॉक्टर हेडगेवार द्वारा इस संगठन के सदस्यों को यह प्रतिज्ञा कराई जाती थी कि अपना शरीर और आत्मा मातृभूमि की सेवा में अर्पित करता हूं। युवा होते केशव की एक और घटना सुनिए। 1907 में वे अपने चाचा जी आबाजी हेडगेवार के घर रामप्याली गए। वहां पर दशहरे के दिन सीमोल्लंघन का जुलूस निकलता था, जिसमें 18 वर्षीय केशव ने भरी भीड़ के सामने, विशाल जन समुदाय के सामने भाषण दिया। सीमोल्लंघन करो, दासता से नाता तोड़ो, स्वाधीनता से नाता जोड़ो। बस फिर क्या था, अंग्रेज पुलिस के गुप्तचर उनके पीछे लग गए, उनकी गिरफ्तारी हुई। मजिस्ट्रेट ने उनसे माफी मांगने को कहा, उन्होंने स्पष्ट माफी मांगने से मना कर दिया। कम उम्र के कारण मजिस्ट्रेट ने उन्हें थोड़ी देर तक जेल में बंद रखा और उसके बाद छोड़ दिया। यह उनके जीवन की पहली गिरफ्तारी थी। अब मैं आपको 19 वर्षीय युवा केशव की एक और घटना से अवगत कराता हूं, जब उन्होंने अपने स्कूल के सहपाठियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल ही फूंक दिया। ये बात 1908 की है, जब वे नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में पढ़ते थे। उस समय अंग्रेज सरकार ने एक रिस्ले सर्कुलर निकाला। इस सर्कुलर के माध्यम से उन्होंने सभी विद्यालयों में, सभी स्कूलों में वंदे मातरम बोलने या वंदे मातरम का उद्घोष करने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध युवा केशव को कैसे स्वीकार होता? उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस प्रतिबंध का विरोध करने की ठानी। उस स्कूल में करीब 2000 विद्यार्थी पढ़ते थे। सभी के साथ मिलकर योजना बनाई गई। सभी ने इस योजना में केशव का सहयोग किया। कुछ दिन बाद जब एक अंग्रेज इंस्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने आया, तो जिस क्लास में वो इंस्पेक्टर जाता, उस क्लास के विद्यार्थी उसका स्वागत वंदे मातरम के जयघोष से करते। जिस भी क्लास में वो गया, उस क्लास में वंदे मातरम का जयघोष उस अंग्रेज इंस्पेक्टर को सुनाई दिया। सारे अध्यापक आश्चर्यचकित थे और वो अंग्रेज अफसर तो हक्का बक्का रह ही गया था। इस घटनाक्रम की जांच हुई। अंततः युवा केशव ने यह स्वीकार किया कि इस सारे कार्यक्रम का नेतृत्व उन्होंने किया था। परिणाम हुआ कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। थोड़े दिन बाद उनका वो नील सिटी हाई स्कूल भी अंग्रेज सरकार ने बंद कर दिया। अब केशव के सामने समस्या थी कि उनकी मैट्रिक कहां से पूरी हो। नागपुर में उन्हें किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। तब वे यवतमाल गए। वहां पर विद्यागृह नामक स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। अब केशव के सामने बड़ा प्रश्न था कि आगे क्या करना चाहिए। इसका समाधान किया डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे ने, जो हिंदू महासभा के सदस्य थे। बाद में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने परामर्श दिया केशव को कि उन्हें कलकत्ता जाना चाहिए, क्योंकि कलकत्ता उन दिनों क्रांतिकारियों की काशी कहा जाता था। यदि वे कलकत्ता जाएंगे तो क्रांतिकारियों से उनके संबंध बनेंगे। डॉक्टर मुंजे की बात मानते हुए केशव 1910 में
1910 में कलकत्ता जा पहुंचे और वहां पर उन्होंने नेशनल मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले लिया। इसके साथ ही वे अनुशीलन समिति के भी सदस्य बन गए। अनुशीलन समिति के माध्यम से ही क्रांतिकारी अपनी गतिविधियों का संचालन करते थे। युवा केशव के लगभग सभी क्रांतिकारियों से बहुत अच्छे संबंध बन गए। वे क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। क्रांतिकारियों के बीच वे कोकेन नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनके गुप्त हथियार का नाम एनाटॉमी था। इन सब गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया। सेकेंड ईयर में यानी 1912 में जब एग्जाम्स का रिजल्ट आया तो केमिस्ट्री में उनके 72% मार्क्स थे और एनाटॉमी में 65%। उन्हें मेडिकल की डिग्री 1915 में प्राप्त हुई। उसके बाद 1 साल और वे कलकत्ता में रहे और उसके बाद नागपुर वापस आ गए। मेडिकल की डिग्री लेकर डॉक्टर केशव जब घर वापस आए तो अनेक विवाह प्रस्ताव उनका इंतजार कर रहे थे। अब उनके सामने एक नया धर्म संकट पैदा हुआ कि विवाह करके घर बसाएं या दास्ता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन को न्योछावर करें। वे जानते थे कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। जन्मजात देशभक्त वे थे ही, इसलिए निर्णय करने में बहुत समय नहीं लगा और उन्होंने एक संकल्प लिया कि आजीवन अविवाहित रहकर भारत माता की सेवा करूंगा। इस संकल्प के साथ ही वे कांग्रेस की राजनीतिक और क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरह सक्रिय हो गए। लोकमान्य तिलक से उनका पहले से संपर्क था। अब उनकी नित्य प्रति की विचार विमर्श तिलक जी के साथ होने लगा। कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां, देश की स्वतंत्रता कैसे शीघ्र प्राप्त हो, इस पर तिलक जी के साथ वे अक्सर विचार विमर्श किया करते थे। लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसके माध्यम से डॉक्टर केशव अपने क्रांतिकारी विचार आम जनता तक पहुंचाने लगे। क्रांतिकारी कार्यों के लिए धन इकट्ठा करना, हथियार खरीदकर युवाओं को देना तथा नागपुर, कलकत्ता और पंजाब के क्रांतिकारियों के बीच संपर्क स्थापित करना उनके नित्य प्रति के कार्य बन गए। कांग्रेस के अंदर लोकमान्य तिलक के अनुयायियों ने राष्ट्रमंडल नाम का एक मंच बना रखा था। डॉक्टर केशव उसका नेतृत्व करने लगे। डॉक्टर केशव को पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं था। वे अक्सर कहा करते थे, पूर्ण स्वतंत्रता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नागपुर नेशनल यूनियन नामक एक मंच की भी स्थापना की थी। 1919 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन अमृतसर में आयोजित किया। उसमें डॉक्टर केशव शामिल हुए और उसी समय वे जलियांवाला बाग देखने गए। अब तक कांग्रेस के अंदर डॉक्टर केशव की ख्याति एक समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त कार्यकर्ता की बन चुकी थी। 1920 में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। तब डॉक्टर केशव तत्कालीन महाराष्ट्र कांग्रेस के मंत्री थे। इस अधिवेशन की व्यवस्थाओं के लिए भारत सेवक मंडल नामक एक स्वयंसेवकों के दल की स्थापना की गई। इस दल का नेतृत्व डॉक्टर केशव ने किया। लगभग 15,000 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन की बहुत सारी व्यवस्थाएं डॉक्टर लक्ष्मण राव वासुदेव परांजपे के साथ मिलकर डॉक्टर हेडगेवार ने संभाली थी। इन व्यवस्थाओं को संभालते हुए देखकर कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं ने डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर परांजपे की प्रशंसा की। डॉक्टर परांजपे और डॉक्टर हेडगेवार के बीच
यहीं से गहरी दोस्ती पनपी जो आजीवन बनी रही। 1921 भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, जब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देते हुए देश में असहयोग आंदोलन की घोषणा की। डॉक्टर केशव इस खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी का सम्मान करते हुए उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने का निश्चय किया और एक बहुत विशाल भीड़ के समक्ष उग्र भाषण दिया। वैसे तो उन्होंने कई भाषण दिए, लेकिन यह भाषण उनका बहुत ज्यादा उग्र था, जिसके कारण से उन पर राजद्रोह का मुकदमा कायम किया गया। अपने बचाव में न्यायालय में जब न्यायाधीश के समक्ष डॉक्टर केशव ने अपना वक्तव्य पढ़ा, वो वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस प्रकार है: हिंदुस्तान में न्यायाधीश कोई शासन नहीं है। हमारे यहाँ आज जो कुछ है वह पाशविक शक्ति के बल पर लदा हुआ भय और आतंक का साम्राज्य है। कानून उसका दास तथा न्यायालय उसके खिलौने मात्र हैं। मैंने अपने देश के बांधवों में अपनी दीनहीन मातृभूमि के प्रति उत्कट भक्तिभाव जगाने का प्रयत्न किया है। मैंने जो कहा वह अपने देशवासियों के अधिकार तथा स्वातंत्र्य की स्थापना के लिए कहा। अतः मैं अपने प्रत्येक शब्द का दायित्व लेने के लिए तैयार हूं कि वह सब न्यायोचित है। डॉक्टर केशव के इस वक्तव्य को सुनकर न्यायाधीश ने कहा, यह तो मूल भाषण से भी अधिक राजद्रोहपूर्ण है। परिणाम स्वरूप उन्हें 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई। 12 जुलाई 1922 को डॉक्टर हेडगेवार कारावास से मुक्त हुए। कारागार से छूटने के बाद अनेक कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनमानस ने डॉक्टर हेडगेवार का बहुत भव्य स्वागत किया। इन्हीं दिनों डॉक्टर केशव ने स्वतंत्रता नामक एक दैनिक समाचार पत्र अपने विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए प्रकाशित किया, जिसका वे कभी-कभी स्वयं भी संपादन किया करते थे। अब तक डॉक्टर केशव की ख्याति उनके कार्यों से, उनके समर्पण से डॉक्टर हेडगेवार के रूप में होने लगी थी। अब उन्हें डॉक्टर हेडगेवार कहकर लोग पुकारने लगे थे। 1922 में डॉक्टर हेडगेवार मध्य प्रांतीय कांग्रेस इकाई के सह मंत्री नियुक्त किए गए। कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रति लगातार समर्पित भाव अपनाना और उनकी जायज नाजायज मांगों के सामने हमेशा समर्पण भाव से काम करना डॉक्टर हेडगेवार को अब अखरने लगा था। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के बीच में अनुशासनहीनता से भी वो बहुत परेशान थे। ऐसे माहौल में वे 1923 में हिंदू महासभा से जुड़ गए। उस समय डॉक्टर मुंजे हिंदू महासभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। डॉक्टर हेडगेवार को उस समय हिंदू महासभा का मंत्री बनाया गया। हिंदू महासभा में काम करते हुए डॉक्टर हेडगेवार को यह महसूस होने लगा था कि देश में अनेक परेशानियों और देश की दुर्दशा का कारण हिंदुओं का असंगठित होना और उनकी स्वाभिमानहीनता है। तब उन्होंने देश के हिंदू समाज को संगठित करने के लिए काम करने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप 27 सितंबर 1925 विजयदशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार ने अपने 15-20 साथियों के साथ मिलकर एक कमरे में संघ की स्थापना की। उस समय उनके प्रमुख साथी थे भाऊजी कावरे, अन्ना सोहोनी, विश्वनाथ केलकर, बालाजी हुद्दर और बाबूराव भेदी। 28 मई 1926 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली शाखा नागपुर में मोहिते के बाड़ा नामक स्थान पर शुरू हुई।
मोहिते का बाड़ा एक बहुत उबड़ खाबड़ मैदान था जिसे डॉक्टर हेडगेवार ने स्वयं साफ किया था। डॉक्टर मुंजे शुरू से ही युवाओं के सैनिक प्रशिक्षण के पक्ष में थे। अतः डॉक्टर हेडगेवार के कहने पर एक पूर्व सैनिक मार्तंड राव जोग नियमित रूप से शाखा पर आने लगे और उन्होंने स्वयंसेवकों को अनुशासन और परेड सिखाना शुरू कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार प्रत्येक गुरुवार और रविवार को शाखा पर स्वयंसेवकों के साथ राष्ट्रीय और सामाजिक विषयों पर चर्चा किया करते थे। अब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ का नामकरण करने के लिए अपने साथियों से कहा। 17 अप्रैल 1926 को काफी विचार विमर्श, गहन चिंतन मनन के बाद संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा गया। 9-10 नवंबर 1929 को स्वयंसेवकों की एक बैठक में संघ के पहले सरल संघ चालक का पद डॉक्टर हेडगेवार को दिया गया। 11 नवंबर 1929 को डॉक्टर हेडगेवार को प्रथम सर संघ चालक प्रणाम दिया गया। डॉक्टर हेडगेवार ने अपने साथियों स्वयंसेवकों की सहमति से भगवा ध्वज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु के रूप में स्थापित किया और हर वर्ष गुरु दक्षिणा के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू करते हुए दांडी यात्रा शुरू कर दी थी। यह देशव्यापी सत्याग्रह था। डॉक्टर हेडगेवार इस सत्याग्रह में शामिल होना चाहते थे, लेकिन संघ को इससे दूर रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें संदेह था कि यदि संघ को इस सत्याग्रह में शामिल किया तो हिंदुओं के संगठन के काम को नुकसान पहुंच सकता है। इसका रास्ता उन्होंने निकाला। अपने एक साथी डॉक्टर लक्ष्मण वासुदेव परांजपे को उन्होंने अपने सर संघ चालक का पद सौंप दिया। इसके बाद व्यक्तिगत रूप से उन्होंने यवतमाल जाकर 10,000 लोगों के साथ जंगल सत्याग्रह किया, उग्र भाषण दिए, गिरफ्तारी हुई। 2 अलग अलग धाराओं में उन्हें गिरफ्तार किया। पहली धारा में उन्हें 6 माह का कारावास हुआ और दूसरी धारा में उन्हें 3 महीने का कारावास हुआ। दोनों कारावास अलग अलग चलने थे, इसलिए 9 महीने का कारावास उन्होंने अकोला जेल में काटा। वहां से वापस आने पर डॉक्टर परांजपे ने सर संघ चालक का पद उन्हें वैसे ही वापस कर दिया जैसे श्री राम के वन से वापस आने पर भरत ने अयोध्या की राजगद्दी उन्हें सौंप दी थी। कांग्रेस ने जब 1929 के अपने लाहौर प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज की मांग की तो 21 जनवरी 1930 को डॉक्टर हेडगेवार ने अपने सभी स्वयंसेवकों को एक पत्र लिखा और उनसे कहा कि 26 जनवरी 1930 को वे स्वतंत्रता दिवस मनाएं और कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य की मांग करने के लिए बधाई प्रेषित करें। डॉक्टर हेडगेवार संघ के संस्थापक थे, सर संघ चालक थे, अर्थात संघ के सर्वोच्च पद पर आसीन थे। सभी स्वयंसेवक उनका बहुत सम्मान आदर करते थे, उनकी बात मानते थे। इसके बावजूद वे किसी भी निर्णय को स्वयं न करके सभी साथियों स्वयंसेवकों से चर्चा विचार विमर्श करके किया करते थे। उन्हें हमेशा यह ध्यान रहता था कि संघ में पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया कायम रहे। हिंदू सभा में काम करने के कारण वीर सावरकर डॉक्टर हेडगेवार से बहुत प्रभावित थे। एक बार वे संघ द्वारा आयोजित हिंदू युवक परिषद के कार्यक्रम में आए और वहां आकर उन्होंने संघ के काम को यशस्वी होने का अपना आशीर्वाद प्रदान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ डॉक्टर हेडगेवार की भेंट 1928 में कलकत्ता में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डॉक्टर साहब की हिंदू संगठन की कोशिश बहुत पसंद आई थी। डॉक्टर हेडगेवार और क्रांतिकारियों के बीच कितने गहरे और विश्वासपूर्ण संबंध थे, इस बात का पता इस घटना से लगता है कि डॉक्टर हेडगेवार ने
शहीद भगत सिंह के साथी शहीद राजगुरु को भूमिगत अवस्था में कुछ समय के लिए उमरेड में एक संघ के स्वयंसेवक भैयाजी दांडी के घर पर छुपा कर रखा था। 25 दिसंबर 1934 को महात्मा गांधी संघ के वर्गा शिविर में पधारे। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार से मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय डॉक्टर हेडगेवार शिविर में नहीं थे। जब वे आए और उन्हें पता लगा कि गांधी जी पधारे थे और वे उनसे मिलना चाहते हैं, तो अपने 2 साथियों के साथ उन्होंने अगले दिन गांधी जी से भेंट की। गांधी जी से लंबी चर्चा हुई और उसके बाद महात्मा गांधी ने डॉक्टर हेडगेवार को सफल होने का शुभाशीष प्रदान किया। 1940 में पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पुणे की एक संघ की शाखा पर पधारे। उन्होंने वहां पर संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको अब देश में व्याप्त जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता के विरुद्ध भी कार्य शुरू करने चाहिए। अब तक डॉक्टर हेडगेवार के कुशल नेतृत्व और कठिन परिश्रम के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। संभवतः इसी से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार डॉक्टर हेडगेवार से भेंट करने की कोशिश की। पहली बार 1939 में जब वे नासिक के पास देवलाली में बीमार थे, तब नेताजी उनसे भेंट करने आए, लेकिन किसी कारण से यह भेंट हो नहीं पाई। दूसरी बार 1940 में नेताजी ने डॉक्टर हेडगेवार से भेंट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक डॉक्टर हेडगेवार की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसके अगले ही दिन 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार भारत माता की गोद में चिर निद्रा में सो गए। मृत्यु से पूर्व डॉक्टर हेडगेवार ने सरसंघ चालक का पद माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को सौंपते हुए कहा कि अब आगे संघ का कार्य आपको ही संभालना है। यह बहुत भावुक क्षण था। डॉक्टर हेडगेवार की समाधि हेडगेवार स्मृति मंदिर रेशमबाग नागपुर में स्थित है, जहां पर देश विदेश के लोग इस जन्मजात देशभक्त को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। संघ के स्वयंसेवकों के लिए तो यह समाधि तीर्थ स्थल ही है, जहां पर वे अपने जीवन में कम से कम एक बार जाकर दर्शन करना चाहते हैं।